नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन एंड पीस में। आज हम लोग इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीडीपी के बारे में बात करेंगे। अक्सर समाचार पत्रों में एवं रेडियो में हम लोग जीडीपी के बारे में सुनते रहते हैं। जीडीपी किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने का एक पैमाना है। आज हम लोग जीडीपी की बारीकियों को समझेंगे, तो चलिए समझते हैं कि ये जीडीपी आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जीडीपी का परिभाषा जानते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने परिभाषा को लिख दिया है। द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी इन अ ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। किसी भी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये मॉनेटरी वैल्यू क्या है या मौद्रिक मूल्य हम लोग क्यों निकालते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है। जैसे कार का उत्पादन होगा जिसको हम लोग संख्या में मापेंगे। जैसे चावल का उत्पादन होता है जिसको हम लोग टन में मापते हैं। जैसे कपड़ा का उत्पादन होता है जिसको हम लोग मीटर में मापते हैं। तो आखिर अलग अलग पैमाना के आधार पर मापने से विसंगति उत्पन्न न हो, इसके लिए हम लोग एक पैमाना लेते हैं और उस पैमाने का नाम है मनी, यानी रुपया या मुद्रा। रुपया के टर्म में या मुद्रा के टर्म में हम लोग सभी वस्तुएं, चाहे कार हो, चाहे चावल हो, चाहे कपड़ा हो, इसका मूल्य अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए जीडीपी निकालने के लिए उत्पादित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। मॉनेटरी वैल्यू समझ गए, अंतिम मूल्य क्या हुआ। अब हम लोग चलेंगे ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ फाइनल यानी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं। अंतिम वस्तु का मूल्य है कि चूंकि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि एक कार का उत्पादन होता है। कार एक अंतिम वस्तु है जो उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन इस कार के उत्पादन में बहुत सारी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं जिसको इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि एक कार के उत्पादन में टायर लगेगा, ब्रेक शू लगेगा, बहुत सारे वायर लगते हैं, स्टील लगेगा, प्लास्टिक लगेगा। ये सारी चीज़ें मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो कि अंतिम वस्तु के उत्पादन के दौरान इनका कंजप्शन हो जाता है और एक अंतिम वस्तु उत्पादित होता है। हम लोग अंतिम वस्तु इसीलिए लेते हैं क्योंकि अंतिम वस्तु के मूल्य में ऑलरेडी ये इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है ये शामिल रहता है। क्योंकि जब हम कार का मूल्य अगर 5 लाख रुपए है तो इस कार के मूल्य में ऑलरेडी टायर का वैल्यू या ब्रेक शू का वैल्यू या वायर का वैल्यू या उसमें जो स्टील लगा है या प्लास्टिक लगा है, सबका मूल्य उसमें शामिल है। उसके बाद ही हम अंतिम वैल्यू पर पहुंच पाते हैं। इसीलिए चूंकि अगर हम अंतिम वस्तु का मूल्य 5 लाख रुपया अगर है तो इस 5 लाख में अगर हम इंटरमीडिएट वस्तु के मूल्य को शामिल कर देंगे तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम, दोहरी गणना का समस्या हो सकता है। इससे बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तु को छोड़ देते हैं और अंतिम वस्तु एवं सेवा के मूल्य को ही काउंट करते हैं जीडीपी में, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके, दोहरी गणना का मिस्टेक नहीं हो। इसीलिए अब हम लोग समझेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी को। आखिर ये घरेलू अर्थव्यवस्था क्या होता है। घरेलू अर्थव्यवस्था है, इसको हम लोग भारत के संदर्भ में समझते हैं। ये भारत देश है। इस भारत देश में जितने भी कंपनी स्थापित हैं, चाहे वो कंपनी भारतीय हो या विदेशी हो, जैसे कि टाटा मोटर्स एक भारतीय कंपनी है। टाटा मोटर अगर कार का उत्पादन करती है, उसके साथ साथ भारत में टोयोटा जो एक जापानी कंपनी है, उसका भी उत्पादन इकाई अगर भारत में स्थापित है, तो भारत में स्थापित
कोई भी कंपनी, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, उसके द्वारा भारत की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं। इसमें स्थलीय सीमा के साथ साथ जो समुद्री सीमा है, जिसको हम लोग EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो बेसलाइन आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होती है, इस EEZ में भी बहुत सारे आर्थिक गतिविधि का संचालन होता है, जैसे फिशिंग है, मत्स्य पालन है और मिनरल, समुद्र के सतह से मिनरल का उत्पादन होता है। तो वो सारे मिनरल भी इस डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग समझ गए कि घरेलू अर्थव्यवस्था क्या होती है। भारत का जो भी सीमा है, जो बाउंड्री है, वो हमारा घरेलू अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब है एक वर्ष में, अब इन ईयर इसीलिए लेते हैं चूँकि एक वर्ष का यहाँ सीधा अर्थ है फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो सामान्यतः जीडीपी का जो गणना किया जाता है वह एक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि किसी भी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब हम लोग जीडीपी को समझ गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी से हम आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे कि जीएनपी कैसे निकाला जाता है, एनएनपी कैसे निकाला जाता है, नेशनल इनकम कैसे, एनडीपी कैसे निकाला जाता है। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब हम लोग जीएनपी के बारे में जानते हैं कि जीएनपी क्या होता है। आखिर जीएनपी में एक वर्ड है ग्रॉस वर्ड, तो जीडीपी का सेम है, ग्रॉस प्रोडक्ट भी सेम है, केवल वहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है। तो ये डोमेस्टिक और नेशनल में क्या अंतर है? नेशनल का अर्थ है कि वो जो चूंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था में, चाहे भारतीय कंपनी हो, चाहे भारतीय विदेशी कंपनी हो, चाहे भारतीय नागरिक हो, चाहे विदेशी नागरिक हो, जो भी उत्पादन किया उस सारे उत्पादन का वैल्यू जो है वो जीडीपी में शामिल था। लेकिन यहाँ नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि भारतीयों द्वारा जो भी उत्पादन का मूल्य जो भारतीय से संबंधित है उसको लेते हैं। जैसे कि कुछ भारतीय विदेश में भी रहते हैं, जैसे सऊदी अरब में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, कमाते हैं, कुवैत में रहते हैं। तो वो चूंकि अगर वहाँ कमाते हैं तो वो वहाँ की जीडीपी में शामिल होगा, लेकिन उनकी आय भारत के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होगा। इसी तरह हमारे यहाँ जो विदेशी कंपनी है वो अगर प्रॉफिट यहाँ से ले जाती है तो चूंकि उसका जो भी उत्पादन यहाँ पर हुआ, जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो तो भारत के डोमेस्टिक इकोनॉमी में, भारत के जीडीपी में शामिल हुआ, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, जैसे टोयोटा जापान की कंपनी है तो वह जापान के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। तो नेशनल का सीधा अर्थ है कि राष्ट्रीयता से, नागरिकता से हो जाता है कि यहाँ पर अगर भारतीय नागरिक यानी जीडीपी में अगर हम लोग जोड़ देते हैं भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय और इसमें से घटा देते हैं विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में प्राप्त आय, तो हमें जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग लिख सकते हैं जीडीपी प्लस नेट
फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, GNP बराबर हो गया नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि भारतीयों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में प्राप्त आय, इस दोनों को जब घटाते हैं तो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाता है। तो अब तक हम लोग GDP और GNP में समझ गए अंतर। ये GDP है डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी कि हमारे घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उसका जो मूल्य है उसको GDP कहते हैं। और GNP में हमारे भारतीय नागरिक का जहां भी योगदान है, चाहे वो विदेश में हो या भारत में हो, तो उसमें सारे भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को इसमें जोड़ते हैं और भारत में विदेशों द्वारा प्राप्त आय को घटा देते हैं, तो हम लोग GNP प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे NNP क्या है। अब हम लोग जानते हैं NNP के बारे में। NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब GNP और NNP में केवल फर्क है कि वहाँ G है, ग्रॉस है, और यहाँ नेट है। तो ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है? आखिर इकोनॉमी में जब भी कोई उत्पादन इकाई है, जैसे कि कंपनी है, तो वो कंपनी उत्पादन में बहुत सारे मशीनरी को लगाती है, जैसे कि प्लांट है या कंप्यूटर है, जिससे बहुत अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो हर एक प्लांट का, मशीनरी का एक जीवन काल होता है, लाइफ टाइम होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई मशीन हम लगाए, कोई फैक्ट्री है, बिस्कुट की फैक्ट्री है जिसमें हम कोई मशीन लगाए, उस मशीन का दाम है 2 लाख रुपया और लाइफ टाइम अगर उसका लाइफ है 10 साल, तो 2 लाख के कॉस्ट को 2 लाख का मशीन 10 साल तक चल सकता है। यानी कि प्रत्येक साल के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो उस 2 लाख में से 10 साल यानी 20,000 रुपया प्रति वर्ष उस मशीन का मूल्य जो है वो ह्रास हो रहा है, यानी वो डिप्रिसिएट हो रहा है, जो कि 10 साल बाद उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी, वो मशीन काम के लायक नहीं रह जाएगा। इसीलिए इसी वैल्यू को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। ये डिप्रिसिएशन उत्पादन प्रक्रिया में चूंकि मशीन का लाइफ जो है सो कम होते चला जाता है, इसीलिए जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से इस मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें NNP मिल जाता है, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में कि आखिर राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय कुछ नहीं बल्कि NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के वैल्यू को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये फैक्टर कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट है कि जैसे किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, जैसे कार का उत्पादन करना है, तो कार के उत्पादन के लिए किसी भी फैक्ट्री के कंपनी को उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला चीज़ है कैपिटल, यानी कि पूंजी, रुपया चाहिए, पूंजी चाहिए। इससे किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए। इसके अलावा लैंड या और रॉ मटेरियल, ये चीज़ चाहिए किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए। जैसे बिस्कुट की फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल उसमें गेहूं हो जाएगा। कंपनी जहां स्थापित होगी तो किसी न किसी लैंड पर स्थापित होगी, ज़मीन चाहिए। फिर है उसमें लेबर, आखिर काम करने के लिए श्रम की ज़रूरत होती है, तो किसी भी कंपनी में लेबर के बिना तो चलेगा नहीं, तो लेबर ज़रूरी है। और इसके अलावा एक है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग कह सकते हैं उद्यमिता, या इसको मैनेजमेंट कह सकते हैं, कि जो इस कैपिटल को,
रॉ मटेरियल को, लेबर को, सबको मैनेज करके और वो एक कंपनी चलाती है, ये मैनेजमेंट कहलाता है। ये है एंटरप्रेन्योरशिप। या फिर वैसा कोई आदमी चाहिए जो इस चीज़ को मैनेज कर सके, जिसको कंपनी का मालिक सामान्यतः एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, एंटरप्रेन्योर होता है। अब ये फैक्टर कॉस्ट है, तो जो कैपिटल मान के चलिए कि कोई अगर पूंजी लिया है, बैंक से लिया है, कहीं से लिया है, तो इसमें इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी ब्याज देना पड़ेगा। लैंड है या रॉ मटेरियल है, इसके बदले में इसको रेंट देना पड़ेगा। लेबर है तो लेबर को वेतन देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप जो आखिर अपना इतना मैनेज कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, तो इसको भी तो कुछ चाहिए। तो इसको क्या चाहिए, ये प्रॉफिट लेके जाएगा। क्योंकि जो भी लाभ है, ये सारे देने के बाद जो भी लाभ बचेगा, वो लाभ लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप जाएगा। तो कोई भी सामान का जो दाम होता है, इसमें जो उत्पादन लागत है, यानी सामान का कॉस्ट अगर 100 रुपया है, जिसमें इंटरेस्ट पर अगर 10 रुपया गया, रेंट पर अगर 20 रुपया गया तो 30, लेबर पर अगर 50 रुपया गया तो 80, और 20 रुपया प्रॉफिट अगर है तो 100 रुपया। अगर किसी भी कंपनी का सामान का उत्पादन लागत 100 रुपया है, तो ये उत्पादन लागत इसी 4 में बंट जाएगा। इसी को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारक। इस फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी है, वो शामिल नहीं है, और गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सब्सिडी भी शामिल नहीं है। ये पूरी तरह से कंपनी को किसी सामान को बनाने में जो खर्च आता है, वही फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अब एक बच गया एनडीपी। एनडीपी कुछ नहीं है, ये जीडीपी और एनडीपी में केवल फर्क है इस जी और एन का। तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ग्रॉस में डिप्रिसिएशन शामिल है, जीडीपी में डिप्रिसिएशन शामिल है, और एनडीपी में डिप्रिसिएशन, जीडीपी यानी कि जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को ही हम लोग एनडीपी कहते हैं। तो जी और एन में जो फर्क है वो केवल डिप्रिसिएशन का है। डी और एन में जो फर्क है वो हमारे राष्ट्रीयता का है। ये इसमें भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक दोनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। इसमें केवल राष्ट्रीय नागरिकों, भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ देते हैं और विदेशों द्वारा प्राप्त आय को घटा देते हैं। तो ये आज हम लोग बेसिक चीज़ पर चर्चा किए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम और एनडीपी के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों को जो भी डाउट हो, आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट में कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को भी क्लियर करें अगले वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।